हेलो दोस्तों, मैं अभिनव मिश्रा कॉमर्स 2.0 का वन शॉट रिवीजन लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज के क्लास में हम लोगों को शुरू करना है डेथ ऑफ अ चैप्टर यानी साझेदार की मृत्यु चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। तो चलिए एक ही क्लास में एक ही लेक्चर में इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव हम लोग करते हैं खत्म। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला ही ऑब्जेक्टिव हमारे स्क्रीन के सामने दिख रहा है, जो कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑब्जेक्टिव में हम अभी जो क्लासेस लेक्चर्स ले रहे हैं ये करा देते हैं, बट अभी जो लेक्चर्स ले रहे हैं सारे ऑब्जेक्टिव जो प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव हैं उसको स्किप कर दे रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे कर लीजिएगा। हमें फोकस्ड है, हम लोग फोकस कर रहे हैं फिलहाल केवल थ्योरी ऑब्जेक्टिव्स पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। लिखा है ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर द फर्म गेट्स डैश डैश फॉर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी टेकन फॉर ऑल पार्टनर्स। यानी कि डेथ होने पर जो फर्म है वो पाता है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी से क्या पाता है? ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स की पॉलिसी अमाउंट पाता है, सरेंडर वैल्यू पाता है, ऑप्शन नंबर सी पॉलिसी अमाउंट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर पाता है, या सरेंडर वैल्यू ऑफ ऑल पार्टनर्स पाता है। क्या पाता है सर? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जब कोई पार्टनर, जब कोई साझेदार मरता है तो फिर जो फर्म है वो क्या पाता है? पॉलिसी अमाउंट पाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 यहां से लिखा हुआ है ए बी एंड सी। ये भी कुछ देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइप दिया है, तो इसको स्किप कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। स्किप करके क्वेश्चन नंबर 3 को स्किप करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है। ये भी हम देख पा रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी स्किप कर देते हैं। 5 भी न्यूमेरिकल दिया है, उसके बाद 6 भी न्यूमेरिकल दिया है। आराम से आप लोग चाहे तो कर सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। लिखा हुआ है इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड बाय द पार्टनर इन। कहता है कि अगर कोई पार्टनर मर जाता है, डेथ कर जाता है, और उस समय पर एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस अगर होता है तो बताइए उस एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस को बांटा जाता है किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ऑप्शन नंबर बी कहता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ऑप्शन नंबर सी कहता है कैपिटल रेशियो में, या ऑप्शन नंबर डी कहता है इक्वली। कैसे बांटा जाता है सर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द अमाउंट ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ। जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का जो अमाउंट होता है वो क्रेडिट किया जाता है कैपिटल अकाउंट में। किसके कैपिटल अकाउंट में? ओनली डिसीज्ड पार्टनर में, या ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द डिसीज्ड पार्टनर, सभी पार्टनरों में, डिसीज्ड पार्टनर में भी। और ऑप्शन नंबर सी कहता है रिमेनिंग पार्टनर इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या ऑप्शन नंबर रिमेनिंग पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आंसर क्या होना चाहिए सर? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द डिसीज्ड पार्टनर। सभी पार्टनरों का कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट होना चाहिए, डिसीज्ड पार्टनर का भी जो कैपिटल है वो क्रेडिट होना चाहिए। क्लियर है बात? आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर विल बी पेड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर टिल द डेट ऑफ पेमेंट एक्ट। कहता है कि अगर कोई पार्टनर मर गया है, डेथ कर गया है, तो उसके एग्जीक्यूटर को कितने परसेंट रेट से दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा जो भी उसने उस अमाउंट पर 8%, 5%, 6% या 7%। तो आपको बता दें कि जब कोई पार्टनर मर जाता है और उसका पैसा फर्म के द्वारा नहीं दिया गया, फर्म में ही रह गया, तो उस पैसे को लोन की तरह ट्रीट किया जाता है, और लोन पर जो इंटरेस्ट है पार्टनरशिप में 6% के रेट से दिया जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, जरा क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 on death of a partner the remaining partners who have gained due to change in profit sharing ratio should compensate the option number A deceased partners only। मतलब ये पहले अर्थ समझ लीजिए क्वेश्चन का। कहता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं जो कि गेन किए हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने की वजह से, किसी पार्टनर के मर जाने पर, डेथ हो जाने पर बाकी के जो बचे पार्टनर हैं वो गेन करते हैं। क्योंकि एक पार्टनर डेथ कर गया तो उसका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग क्या
क्या करता है, जो बचे हुए पार्टनर हैं वो आपस में ले लेते हैं उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वो लोग गेन किए हुए हैं, तो उस गेन के बदले में उन गेनिंग पार्टनरों को कंपनसेट करना पड़ता है। कंपनसेट करते हैं गेनिंग पार्टनर्स डिसीज पार्टनर को, कंपनसेट करते हैं। किसको कंपनसेट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है डिसीज पार्टनर को केवल, ऑप्शन नंबर बी लिखा है रिमेनिंग पार्टनर्स हु हैव सैक्रिफाइस्ड एज वेल एज डिसीज पार्टनर, यानी कि डिसीज पार्टनर को तो करेंगे ही करेंगे और रिमेनिंग पार्टनर को भी करेंगे, जिस पार्टनर ने भी सैक्रिफाइस किया हो उसको भी कंपनसेट करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी कहता है रिमेनिंग पार्टनर्स ओनली हु हैव सैक्रिफाइस्ड, ऑप्शन नंबर सी कहता है कि केवल रिमेनिंग पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ेगा जिन्होंने केवल सैक्रिफाइस किया है, और ऑप्शन नंबर डी कहता है नन ऑफ दिस। तो आपको बता दें इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि रिमेनिंग पार्टनर जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है वो उनको भी कंपनसेट किया जाएगा और जो डेथ किया है उसको तो किया ही जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 हम देख पा रहे हैं कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग कर लीजिएगा या इसको स्किप कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि डैश डैश द अमाउंट ड्यू टू द डिसीज पार्टनर इज पेड टू हिज डैश डैश, यानी कि अगर कोई डिसीज पार्टनर है और उसका कोई अमाउंट पेड करना है तो ये अमाउंट उस डिसीज पार्टनर मतलब जो पार्टनर था वो तो मर गया, अब मर गया तो उसका जो भी पैसा है वो किसको दिया जाएगा, उसका जो भी पैसा है उसके फादर को दिया जाएगा, उसके फ्रेंड को दिया जाएगा, उसके वाइफ को दिया जाएगा, या उसके एग्जीक्यूटर को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा सर, तो आंसर हो जाएगा उसके एग्जीक्यूटर यानी निष्पादक या उत्तराधिकारी को दिया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, स्किप कर दीजिएगा या बना दीजिएगा खुद से। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर्स इज एन डैश डैश अकाउंट। बताइए जेएलपी अकाउंट कौन अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट या एसेट अकाउंट। ये एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं ये सारे के सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होना चाहिए सर, तो आंसर हो जाएगा कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी एक पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी पार्टनरों का ही होता है, पार्टनरों के नाम से ही होता है, और पार्टनर्स अकाउंट जो होते हैं पर्सनल अकाउंट होते हैं, इसीलिए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट ही होगा। अब आइए जल्दी से 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन। बताइए कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अगर किसी फर्म का है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किस रेशियो में, ओपनिंग कैपिटल रेशियो में या क्लोजिंग कैपिटल रेशियो में या ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में या फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, अगर कोई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है तो उसका अगर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कोई मिला है किसी कंपनी के द्वारा, किसी फर्म को, किसी पार्टनरशिप फर्म को, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कौन से रेशियो में सर, तो पुराना अनुपात है, पुराना पॉलिसी है तो पुराने अनुपात में ही किया जाएगा, यानी आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई दिक्कत किसी को। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे, और क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, हम देख पा रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब कोई एक पार्टनर डेथ कर जाता है, मर जाता है, द होल अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल इज ट्रांसफर्ड टू। कहता है कि अगर कोई साझेदार मर जाता है तो जो भी अमाउंट उस पार्टनर का जो मर गया है उसके कैपिटल के क्रेडिट साइड में जो भी पैसा है उसको ट्रांसफर किया जाता है, कहां पर, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर में, या कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर में, या हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट में, या अमाउंट टू द गवर्नमेंट में। कहां ट्रांसफर किया जाता है सर, तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई साझेदार मर गया है तो उसका जो भी पैसा है वो उसके एग्जीक्यूटर को यानी उसके उत्तराधिकारी को दे दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 पर, और 19 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर इन फॉर्म्स फाइनल पेमेंट आर मेड थ्रू। बताइए कि जब कोई साझेदार मर जाता है तो फर्म का जो फाइनल पेमेंट होता है वो किया जाता है, किसके थ्रू किया जाता है, कैपिटल अकाउंट के थ्रू, या एग्जीक्यूटर अकाउंट के थ्रू, या करेंट अकाउंट के थ्रू, या लोन अकाउंट के थ्रू। एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंटली 2022 में भी आया हुआ है।
तो बताइए कि अगर कोई साझेदार मर जाता है तो उसका फाइनल पेमेंट किसके थ्रू किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा उसके एग्जीक्यूटर के थ्रू यानी उसके उत्तराधिकारी के थ्रू। ठीक है सर, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। कहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डैश डैश डैश। बताइए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार किया जाता है किस समय पर, एडमिशन के समय पर, रिटायरमेंट के समय पर, डेथ के समय पर, या सभी समय पर। तो कहता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कब कब किया जाता है सर, तो जब जब रिकंस्टिट्यूशन होगा, जब जब रिकंस्टिट्यूशन होगा यानी जब जब पुनर्गठन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन जब जब रिकंस्टिट्यूशन होगा यानी पुनर्गठन होगा तब तब रिवैल्यूएशन बनाया जाएगा। जब जब रिकंस्टिट्यूशन होगा यानी जब जब पुनर्गठन होगा तब तब रिवैल्यूएशन किया जाएगा। जब जब रिकंस्टिट्यूशन होगा तब तब रिवैल्यूएशन किया जाएगा। तो रिकंस्टिट्यूशन कब कब होता है सर, एडमिशन के टाइम पर भी होता है, रिटायरमेंट के टाइम पर भी होता है, डेथ के टाइम पर भी होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है सर, देखिए एग्जामिनेशन में कई बार आया हुआ सवाल है, इस तरह के सवाल अच्छे से करके जाने हैं। अगला कहता है द एग्जीक्यूटर विल paid interest on the amount due from the date of death of a partner at the rate 4%, 5%, 6% या 7%। एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो एग्जीक्यूटर होता है जब तक उसका पेमेंट दे नहीं दिया जाता है तब तक उसको इंटरेस्ट मिलेगा। पार्टनर जो मर गया है उसके कैपिटल पर यानी वो लोन के रूप में बदल गया है, उस पैसे पर एग्जीक्यूटर को इंटरेस्ट मिलेगा कितने परसेंट से, 4%, 5%, 6% या 7%। तो आपको बता दें कि पार्टनर जब मर जाता है तो उसका कैपिटल लोन में कन्वर्ट हो जाता है और लोन पर जो इंटरेस्ट होता है जिसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा जाता है वो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाता है उस पैसे पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। लिखा है ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ। जो डेथ हो जाता है किसी पार्टनर का और उस समय पर किसी एसेट को रिवैल्यू किया गया और रिवैल्यू करने समय प्रॉफिट हो गया, तो बताइए कि कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। किसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डिसीज्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, या रिमेनिंग पार्टनर जो बच गए हैं उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, या सभी पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, या इनमें से किसी को भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा कि सर अगर रिवैल्यूएशन किया जाता है एसेट्स का और उस पर प्रॉफिट हो जाता है तो रिवैल्यूएशन पुराने एसेट का हो रहा है, इसीलिए पुराने अनुपात में पुराने सभी साझेदारों को हम लोग क्या करेंगे, उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और सभी साझेदारों में जो पार्टनर मर गया है वो भी आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, और क्वेश्चन नंबर 23 कहता है द एग्जीक्यूटर विल बी पेड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर एट द रेट ऑफ। वही बात दोबारा से सवाल पूछा जा रहा है कि जो पार्टनर मर गया उसके बाद उसका कैपिटल जो है लोन में कन्वर्ट हो जाता है जो उसके एग्जीक्यूटर को दिया जाता है, तो जब तक उसके एग्जीक्यूटर को पैसा नहीं दिया गया तब तक उस पर इंटरेस्ट लगेगा और वो इंटरेस्ट कितने परसेंट से होगा, तो आंसर हो जाएगा 6%। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है एन अकाउंट प्रीपेड टू असर्टेन द गेन और लॉस एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर इज कॉल्ड। बताइए कि जो गेन और लॉस होता है जब पार्टनर कोई मर जाता है उस समय पर जो खाते तैयार किए जाते हैं जिसमें गेन और लॉस होता है उसको कौन सा अकाउंट कहा जाता है, या ये सिंपल शब्दों में कहें तो जो अकाउंट तैयार किया जाता है प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, कोई पार्टनर मर जाता है उस समय पर गेन या प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए जो अकाउंट तैयार किया जाता है उस अकाउंट को कौन सा अकाउंट कहा जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट? जी नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट तो जब फर्म बंद हो जाता है उस समय पर ये बनाया जाता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट ऑप्शन नहीं होगा। एग्जीक्यूटर अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट या डिसीज पार्टनर। देखिए एग्जीक्यूटर अकाउंट जो है ये तो लोन के या मतलब डिसीज पार्टनर जो मर गया उसके बाद पेमेंट के लिए ये एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट लॉस के लिए नहीं। लेकिन जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं जिससे प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25 पर। लिखा है इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब कोई एक साझेदार मर जाता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एग्रीगेट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट विल बी शोन इन। बताइए कि जब कोई एक साझेदार मर जाता है और उस समय पर एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड नाम का एक फंड पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में, तो वो दिखाया जाएगा कहां पर? कैपिटल अकाउंट डेबिट में, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में, या लायबिलिटी साइड ऑफ न्यू बैलेंस शीट में, या एसेट साइड ऑफ न्यू बैलेंस शीट में। सर ये एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉई का होता है। किसका होता है? एम्प्लॉई का होता है, और एम्प्लॉई का अगर प्रोविडेंट फंड है तो सर ये एम्प्लॉय को दिया जाना है। बिजनेस के लिए क्या है, फर्म के लिए क्या है, लायबिलिटी है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26 पर, जो लिखा है इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, साल के दौरान, द प्रॉफिट ऑफ द इंटरिम पीरियड इज कैलकुलेटेड ऑन। बताइए तो उस समय पर
प्रॉफिट, जितने दिन भी फर्म उस साल में चला है उतने समय तक का प्रॉफिट निकाला जाता है, किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के आधार पे, या ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर के आधार पे, या ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल के आधार पे, या ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और टर्नओवर के आधार पे। तो आंसर हो जाएगा टाइम और टर्नओवर दोनों के आधार पे, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। टाइम और टर्नओवर दोनों के आधार पे निकाला जा सकता है। ठीक है सर, दोनों में से किसी भी आधार पे निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद आते हैं 27 पे, और देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 27 एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, स्किप कर देते हैं अभी फिलहाल। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28 पे, और 28 कहता है ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर इज रिटन ऑफ अमंग रिमेनिंग पार्टनर इन देयर डैश डैश रेशियो। जो डेथ है पार्टनर का, वो शेयर ऑफ गुडविल ऑफ डिसीज्ड पार्टनर इज रिटन ऑफ, मतलब कि कहता है कि जब किसी एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो जो भी गुडविल है ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर, मरे हुए पार्टनर का, उसको राइट ऑफ किया जाएगा अमंग रिमेनिंग पार्टनरों के बीच राइट ऑफ किया जाएगा। कौन से रेशियो में? इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या न्यू कैपिटल रेशियो, या गेनिंग रेशियो, या सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कौन से रेशियो में किया जाएगा? कौन से रेशियो में किया जाएगा सर? तो सिंपल सी बात है, रिमेनिंग पार्टनर जो बच गए हैं वो जितना गेन करेंगे उसी रेशियो में कंपनसेट किया जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा गेनिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, और देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 जो है ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। और क्वेश्चन नंबर 30 भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी स्किप करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर, और क्वेश्चन नंबर 31 कहता है सरेंडर वैल्यू ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी मींस द वैल्यू। बताइए, यहाँ पूछा है कि सरेंडर वैल्यू का अर्थ क्या होता है। तो हमने क्लास में पढ़ाया था कि सरेंडर वैल्यू जो होता है, सरेंडर वैल्यू का मतलब होता है कि जितना भी फर्म से मिल सकता है, ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि जो पॉलिसी है वो मैच्योर होने के पहले एक फर्म में कोई ऐसी घटना घट गई जिसकी वजह से पॉलिसी भी छोड़ना पड़ रहा है, और वैसे कंडीशन में कितना अमाउंट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाले से मिल जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर 1 आता है विच इज रिसीव्ड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, जो डेथ ऑफ अ पार्टनर के समय पर मिल जाएगा, या विच इज रिसीव्ड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द पॉलिसी के ड्यू डेट के पहले जो अमाउंट मिल गया है उसको कहेंगे हम लोग सरेंडर वैल्यू। या ऑप्शन नंबर सी कहता है which can be received before the due date of the policy, वैसा अमाउंट जो पॉलिसी के ड्यू डेट के पहले रिसीव हो सकता है उसको सरेंडर वैल्यू कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, which can be received। ठीक है, यही बात मैंने कहा था कि जो रिसीव हो सकता है, ऐसा उम्मीद करते हैं कि इतना रिसीव हो सकता है, उसको सरेंडर वैल्यू कहते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 32 देखिए आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 32 लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जल्दी से करते हैं, चैप्टर खत्म करते हैं। लिखा है ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब कोई एक साझेदार मर जाता है, हिज एग्जीक्यूटर इज पेड, तो उसके एग्जीक्यूटर को पेड किया जाता है, उसके उत्तराधिकारी को पैसे दिए जाते हैं। द प्रॉफिट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर का जो भी प्रॉफिट होता है उसका ऑफ द रिलेवेंट फॉर द रिलेवेंट पीरियड, दिस पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। बताइए कि ये जो पैसा होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में रिकॉर्ड किया जाता है। कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, या प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में, या प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व अकाउंट में। कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है बात? चलिए सर, इसके साथ ही हम लोगों ने टोटल इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव खत्म किया, और आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में आप लोगों के साथ, अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड धन्यवाद।